आप जानते हैं कि कई ऐसे ब्रांड हुए जो बहुत बड़े ब्रांड हुए, लेकिन फिर उनको जोड़कर देखा जाता था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ। अगर उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड करना चाहा तो हो नहीं पाया। अब ये कोशिश इधर इसलिए की जा रही है ताकि बंगाल स्पेसिफिक पार्टी ना देखकर इसको राष्ट्रव्यापी पार्टी के तौर पर देखा जाए। लेकिन इधर देखिए जरा, बीजेपी कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, यही बात अभी कहा जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ये नारा था तो एक्चुअली उसको पूरा करने में कहीं ममता बनर्जी तो नहीं लगी हुई है। इधर आपको मौका, अब इसको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको देखें, अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं, इसको देखिए, इनमें सब चेहरों में ये कॉमन फैक्टर ये कि यहां पर मौका दिखाई दे रहा है। और इधर देखें आप तो अखिलेश यादव, उधर राहुल गांधी, दूरी दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, वैसी कुर्बत दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर शरद पवार अगर आप देखें तो यह गठबंधन में है, उद्धव ठाकरे गठबंधन में है, लेकिन यहां पर पूरे तौर पर जो दिखाई दे रहा है वो ममता बनर्जी को मौका दिखाई दे रहा है इन चेहरों में, जिनके रिलेशनशिप अपने अपने हिसाब से, अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से कांग्रेस के साथ है। अब जरा यहां रणनीति देखिए, कांग्रेस से किनारा कर चुकी पार्टियों से गठबंधन किया जाए, जिनका मोह भंग पहले ही हो गया है उनको अपने पाले में लाया जाए। रणनीति नंबर 2 यह है, नए गठबंधन को तोड़कर अपने साथ में लाया जाए। गठबंधन जहां बना हुआ है तोड़कर अपने साथ में ले आओ उन पार्टियों को जो अब उस गठबंधन में फिलहाल मौजूद है। रणनीति नंबर 3 यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां मिली तो कांग्रेस कमजोर होगी और ममता मजबूत होंगी। रणनीति नंबर 4 यह है कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़ लो, और यह काम तो लगातार चल ही रहा है। अब ये रणनीतियां अगर हैं और उन चेहरों में मौका दिखाई दे रहा है तो ये गाड़ी और कितना आगे जाती हुई नजर आ रही है। अब जरा ये मैं समझूं तहसीन पूनावाला से। तहसीन पूनावाला, आप जिस तरीके से बता रहे थे, आज अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी कोशिश की जाती है उसको रोकना है तो इन सब पार्टियों को साथ में आने की आवश्यकता है। यहां तो आपने खुद ही पहले यह स्वीकारा कि पहले कंपटीशन किसका किससे है, फिर किससे है, तो इस कंपटीशन के चलते कोई फॉर्मिडेबल फोर्स बनेगी क्या? दिनेश भाई, मैं डेटा पर बात करता हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ साइंटिफिक बात करता हूँ, और जो डेटा है उसका प्रमाण मेरे पास दो डेटा एक्सपर्ट है। उसमें से एक आपके शो पर यशवंत भाई बैठे हुए, तो जो मैंने डेटा आपको दिया आप यशवंत भाई से ज़रूर चेक कर दीजिए। ये सी वोटर का डेटा है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, देखो, इस हकीकत को, इस सच्चाई को कोई चेंज नहीं कर सकता कि 160 सीटों पर आज भी, यानी कि 2024 में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा। इन 160 सीटों का जो परिणाम होगा वो तय करेगा कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट होगी या कांग्रेस लेड गवर्नमेंट होगी। ये 160 सीटें ही तय करेगी। चलो, मैंने एक यशवंत जी के साथ में एक दूसरे शो पे था, उन्होंने एक उदाहरण दिया था, मैं उस उदाहरण को उनके परमिशन के साथ इस्तेमाल करता हूँ। मान लेते कि ममता जी वेस्ट बंगाल को स्वीप करती है 2024 में, तब भी ममता बनर्जी के पास कितने सीट्स आएगी? 42। गोवा में 2 सीट 44, त्रिपुरा में 1-2 सीट 46। तब भी ममता बनर्जी विल नॉट बी द नेशनल ऑपोजिशन। नेशनल ऑपोजिशन 2024 तक कांग्रेस ही रहेगी। ये बात में आपकी सच्चाई है कि कांग्रेस को अलायंस करना पड़ेगा, लेकिन आप दूसरी तरफ से भी देखिए, जो भाजपा के एनडीए के अलायंस है वो लगातार टूटे जा रहे हैं। चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो दूसरे गठबंधन हो, चाहे शिवसेना उनका पुराना गठबंधन पार्टनर था, वो टूट रहे। तो कहीं ना कहीं क्या इसका एडवांटेज कांग्रेस ले पाएगी? कैसे ले पाएगी? 2024 में क्या एडजस्टमेंट होगा? वो सब बातें तो होगी, लेकिन मैं दोबारा से उस मूल बात पर आता हूं। 160 सीटें 2024 में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी 1 on 1 है। वहां पे कोई टीएमसी, कोई आप नहीं है। ये सीटें तय करेगी बीजेपी युक्त सरकार या बीजेपी मुक्त सरकार। ठीक है, ये अर्जुन सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि कोई गुप्त समझौता हुआ है क्या भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच? अर्जुन सिंह जी। देखिए, राजनीति में चर्चा होती रहती है और राजनीतिक चर्चा में बहुत तरह के आकलन किए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस से समझौता क्यों करने जाएगी? ये एक सोची समझी रणनीति है। बंगाल में जो बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, 2 करोड़ 28 लाख लोगों ने वोट दिया था, उनको भ्रम में रखने के लिए एक बड़े सूक्ष्म ढंग से जो चुनावी सलाहकार हैं, पैसे लेकर जो लोग करते हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से निश्चित हैं इस बारे में कि ऐसे कोई भी समझौता भारतीय जनता पार्टी तृणमूल जैसे पार्टी से नहीं कर सकती है। जो पार्टी जिस तरह से
बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस के साथ हमारे हजारों कार्यकर्ता आज भी घर से बाहर हैं, तो उसके साथ समझौता करना मतलब उन कार्यकर्ताओं के साथ धोखा देना। और राजनीति में लोग कहते हैं कि सब कुछ संभव है, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं इस बात पर कतई विश्वास नहीं करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में कोई गुप्त समझौता है। क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा पहला एम्बिशन नेशनल एम्बिशन रहा है और उसके लिए कई बार उन्होंने अपने स्टेट एम्बिशंस को कहीं किनारे रखा है। और इसके लिए वो उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं कि कैसे वहाँ नंबर 1 की पार्टी रही वो 91 के आसपास और कैसे वो नंबर 3 पर पहुँच गई और उसको ये गवारा था क्योंकि उसको नेशनल एम्बिशंस को अपने ऊपर पहुँचाना था। क्या इस तरीके की कोई बात बंगाल के संदर्भ में हो सकती है क्या? ये समझूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा तो, लेकिन मैं जरा इसको लेकर जाना चाहता हूं संजय गुप्ता जी के पास। संजय गुप्ता जी, आप लोगों से मुलाकात हो रही है, कांग्रेस से नहीं, आपका इंटरप्रिटेशन? नहीं, देखिए दिनेश गौतम जी, आजकल वैसे विपक्षी पार्टियां आपस में मिले जुले भी तो बहुत से लोगों को ये लगने लगता है कि शायद कोई खेला चल रहा है। खेला कोई नहीं चल रहा अभी किसी किस्म का। ये तो अभी उद्धव जी की तबीयत ख़राब थी, वो उनका ऑपरेशन भी हुआ है, उनके खैर ख्वाह पूछने के लिए ममता बनर्जी महाराष्ट्र में जा रही हैं और भगवान उद्धव जी को लंबी उम्र दे, उनको स्वस्थ रखे। तो कोई मित्र अगर किसी से हाल चाल पूछने जाता है तो उस पर भी आजकल चर्चाएं चलने लग जाती हैं। अभी किसी तरह का कोई खेला नहीं है। वैसे बहुत सी बातें तो ऐसी भी होती हैं कि जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बात से पर्दा उठाया जाए, कुछ बात समझने और समझाने के लिए भी छोड़ दी जानी चाहिए। तो अभी तो 2024 के इलेक्शन बहुत दूर है, अभी इस तरह की कोई अटकलें जो आप लगा रहे हैं, मैं इसमें किसी भी तरह की सत्यता नहीं मानता। अभी इस किस्म की कोई चर्चा है नहीं। लेकिन लोग जो इसको रियलिस्टिकली देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, शिवसेना का जनाधार महाराष्ट्र में है और उसको जाहिर है उनको अगर अपने नेशनल एम्बिशंस को आगे रखना है तो शिवसेना को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो शिवसेना जो इतने दिनों से तमाम जगहों पर मौजूद है और उसकी महाराष्ट्र के बाहर भी उपस्थिति है और मजबूत उपस्थिति है, वो खुद को कैसे देखती है? ममता बनर्जी लीड कर रही हैं और कह रही हैं शिवसेना को साथ में आ जाओ। अगर ये स्थिति है तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लीड कौन करेगा, लीड कौन कर रहा है, आगे करेगा, इसके विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। शिवसेना ने महाराष्ट्र के बाहर कभी जाकर के देखने की कोशिश पहले नहीं की थी क्योंकि बीजेपी के हमारे साथी थे। हम ये चाहते थे कि बीजेपी की एक स्ट्रॉन्ग सरकार केंद्र में बने और राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा तो ये सोल्व हो, आप करेंगे तो वो सोल्व हुआ। उसके बाद अब जैसे ही अब बाहर निकले तो अभी महाराष्ट्र से बाहर भी एक MP की सीट पहली बार शिवसेना ने जीती है और शिवसेना के समर्थक पूरे देश में हैं। और अभी उद्धव जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद ममता ये बनर्जी देखा जाएगा कि देश में किस तरह से आपके केंद्र सरकार के अंदर शिवसेना के समर्थक सबसे ज्यादा हैं। अभी शिवसेना पूरे देश के अंदर ये देखिए, जो अब अगर ये मुलाकातें भी हो रही हैं तो इन अपने जो ख्याल हैं उनको भी सामने रखा जाएगा। उधर से कहा जाएगा कि देखिए हमारे इर्द गिर्द चीजें घूम रही हैं, बंगाल में हमसे ज्यादा पटकनी कौन दे सकता था भारतीय जनता पार्टी को। तो उधर से कहा जाएगा आप बंगाल भर की बातें क्यों कर रही हैं आप, बाकी अगर देश भर में इसको आप अंजाम देना चाहती हैं तो फिर हमारी हैसियत के बारे में भी सोचिए। ऐसे में कोई एक मजबूत किलेबंदी हो रही है क्या मोदी के खिलाफ? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।